तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और आप मुझे दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। और साथ ही में मैं 2019 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और एक ऐसा आर्टिकल या फिर अनुच्छेद जो सबकी जुबान पे रटा हुआ है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है, जिसकी पहली लाइन है सबसे फेमस, इंडिया दैट इज, जो कि भारत है। इंडिया दैट इज भारत। 3 शब्द या कहा जाए तो 4 शब्द, बट कहानी बहुत लंबी है इन्हीं में। कैसे? सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि जब इंडिया का नाम भारत था, जब भारत का नाम भारत था, तो इंडिया क्यों? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट चली कि यार क्या नाम रखेंगे इस नए राष्ट्र का, इस नए देश का जिसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग, कुछ प्रोग्रेसिव ने कहा कि हम लोग इसका नाम रखते हैं, चलो क्यों नहीं, इंडिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेशनली, ग्लोबली, दुनिया भर के लोग भारतीयों को इंडियंस के रूप में जानते थे, ना कि भारतीय के रूप में। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया, ईस्ट इंडीज, राइट। तो स्टार्टिंग से जब इंडिया ही नाम रखा गया, मतलब सबको जब इंडिया के नाम के ही बारे में पता था, किसी को भारत पता भी नहीं था, भारत के बाहर किसी को भारत के बारे में भी नहीं पता था, केवल इंडिया के बारे में पता था। तो कई सारे लोगों ने कहा व्हाई नॉट इंडिया। उसी समय कुछ लोगों ने कहा कि अरे अरे क्या बात कर रहे हो, इंडिया तो मॉडर्न नेम है, पर जो नाम हमेशा से रहा है, प्राचीन नाम रहा है भारत, वो क्यों नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? एक ग्रुप कह रहा है जो खुद को प्रोग्रेसिव कहते हैं, इंडिया। एक तरफ जो ग्रुप है जो कि थोड़ा सा कांग्रेस का भी एक बहुत मेजर जो चंक था, प्लस कई सारे राइट विंग ग्रुप्स कहते हैं कि भारत क्यों नहीं, बिकॉज वो कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ था। इसी डिबेट में फिर और भी कई सारे नाम आए, जैसे भारतवर्ष भी था, लेकिन वर्ष बेसिकली मींस एरिया। वर्ष, इसका वर्ष निकालो, इसका ये निकालो, तो वर्ष मींस एरिया, भारत मींस कल्चर या फिर वो संस्कृति, कल्चर, पीपल, और वर्ष मींस लैंड। तो उस कल्चर, भारतीय लोग की जो भूमि है, तो भारत, इट्स वन एंड द सेम थिंग, भारतवर्ष एंड भारत। सो बात यही चलती है कि भारत आया, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, कुछ ने और भी कई सारे अजीब अजीब नहीं बोले। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया था कि व्हाई नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसको अभी हम लोग 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, वो भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब इतनी सारी नेम की डिबेट चल रही थी, तो हमारी मतलब कोई यूनानिमिटी नहीं थी, कोई एक चीज नहीं थी कि रखें क्या भाई, एक नाम तो आ जाए। तो एक जब 2 मेजर ग्रुप्स थे, उन दोनों को कहा जाए तो फिर अपीज करने के लिए, दोनों को बात मनवाने के लिए कि कोई कंक्लूजन तो आए, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 4 फादर्स ने चुना ये लाइन, इंडिया दैट इज मींस जो कि, ये आई का मतलब होता है दैट इज का मतलब होता है जो कि, तो इंडिया जो कि भारत है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास लोग पिटीशन लेके जाते हैं कि माय लॉर्ड, इस जगह का नाम, इस देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, तो माय लॉर्ड साहब क्या कहते हैं? उसके आगे पढ़ो जरा, क्या लिखा है? दैट इज भारत। जब भारत ऑलरेडी है तो इंडिया का नाम रखने में क्या दिक्कत है? जब ऑलरेडी भारत है तो दूसरे को क्यों हटाओ? कहो ना भारत, दिक्कत क्या है भारत में? तो भारत कहो, इंडिया कहो। तभी आप देखिए G20 में जो हम लोग का नेम कार्ड था, उसमें भी भारत लिखा था, उसमें भी पॉलिटिक्स हुई, बट उसमें हम लोग का अधिकार है भाई, भारत कहना है भारत को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को लेके क्लियर है, इंडिया कहना है इंडिया कहो, भारत कहना है भारत कहो, लेकिन चीज एक ही है, बात एक ही की हो रही है, भारतीय सब है, इंडियन सब। इट्स वन एंड द सेम थिंग, नथिंग मच डिफरेंट। हालांकि पॉलिटिक्स आज के समय में भी चल रही है, लोग आज के समय में भी वैलिड पॉइंट्स उठा रहे हैं, दोनों साइड पे वैलिड लोग अपने अपने पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। इंडिया वाले साइड में लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी भारत है, दूसरी साइड में लोग अलग अलग रीजंस दे रहे हैं। बात दोनों की सही है अपने अपने तरीके से, लेकिन बात तो ये आ जाती है कि अगर हम लोग को बैलेंस करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है, जो उसने किया हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। सो अब ये चीज हो गई आर्टिकल 1 की। अब ये आर्टिकल 1 क्लॉज 1, अब क्लॉज 1 के ही दूसरे पार्ट में जाते हैं। ये कोई अलग पार्ट नहीं है, एक ही लाइन है। कॉमा लगा के आप यहाँ पे अगर कॉमा लगा देते हो तो नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, शैल बी, होना चाहिए, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वाह वाह, क्या अर्ज किया है शायर ने, क्या शेर कहा है, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब क्या है इसका? यूनियन मतलब होता है संघ,
नॉट द आरएसएस संघ, बट एक तरीके से एक बॉडी का संघ, एक यूनिट का संघ। तो एक संघ जो है, इसके आगे वाली लाइन में देखिए, आप देखेंगे कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ, यानी इसमें क्या है, कई सारी छोटी छोटी बॉडीज है, राइट, कई सारी छोटी छोटी बॉडीज, छोटी छोटी, उन सबको किसके अंडर लाया गया, एक यूनियन के अंडर लाया गया, एक दीवार के अंदर लाया गया है। ऐसे समझ लीजिए कि एक बड़ा सा घर है, उसके अंदर अलग अलग पार्टीशन हो रखे हैं, अलग अलग दीवारें बनी हुई हैं छोटी छोटी। अब इसी में किसी का मन करे तो फिर वो इसको खींच के, चाहे तो ऐसे कर दे, इसको खींच के वो चाहे तो ये लाइन भी हटा दे, इसको एक ही रूम बना दे, इस पार्टीशन को हटा दे। तो अंदर जितने चेंज करने कर सकते हो, लेकिन बाहरी दुनिया पे, बाहर जो आपकी टेरिटरी है, बाहरी जो बाउंड्री है, उस पर चेंज नहीं हो सकता। समझ में नहीं आ रहा है यार, तो अच्छे से समझाओ। ये वाली लाइन पढ़ लो भाई। यू, आप यहाँ पे देखेंगे अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, UDUDS, क्या बात है, अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। अनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल मतलब तोड़ा मरोड़ा, काटा पीटा, कुछ भी, अन आगे लिखा है, यानी ये सब नहीं करना है। तो यूनियन जो संघ है, वो आप उसको काट पीट नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसके टुकड़े नहीं कर सकते हो। तो अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, आगे की क्या क्या लिखा है, अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डीएस। डीएस मतलब क्या है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब क्या हुआ, भारत है, भारत में आप अगर यहाँ पे देखें तो भारत जैसे, मतलब अगर मैं रफली ऐसे करके बना दूं भारत के, अब आप इस भारत को टुकड़े तो नहीं कर सकते, पर ऐसे गुजरात है, गुजरात और बॉम्बे को आपने गुजरात और महाराष्ट्र को मिला दिया, तो वो जो पहले स्टेट थी जिसका नाम बॉम्बे था, उसका क्रिएशन कर दिया, कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के जो 4 टुकड़े हैं, उसको 4 टुकड़े कर दो, उत्तर प्रदेश के ब्रिजभूमि, बुंदेलखंड, अवध और क्या, पूर्वांचल, 4 टुकड़े कर दिए। कर लो जितना करना है। पूर्वांचल के 2 टुकड़े कर दिए, किस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे। भाषा के आधार पे कैसे कर सकते हो भाई, अब ऐसे आपने किया कि एक तरफ अवधी वालों को कर दिया, एक तरफ भोजपुरी वालों को कर दिया, कर सकते हो, जितना करना है करो। लेकिन बात ये आती है कि आप जो ये डिविजन्स कर रहे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चल, शासन चल रहा है, किस तरीके से उसमें आसानी आ सकती है, उसके लिए ये सारे के सारे डिवीजन किए गए, और किसी चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, भारत को आप नहीं तोड़ सकते, उत्तर प्रदेश को तोड़ सकते हो। तो यूनियन जो संघ है उसको नहीं तोड़ सकते, वो अनडिस्ट्रक्टेबल है। बट अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ क्या क्या है उसके अंदर, किससे बना है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, जिसको आप तोड़ सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं राज्यों का ये संघ है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग राज्य मिलके हम लोग का देश बना रहे हैं, नहीं। क्या अलग अलग राज्य साथ में आ रहे हैं, क्या कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम सब साथ आएंगे और भारत बनाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस था, क्या यूनाइटेड प्रोविंसेस और सेंट्रल प्रोविंसेस जो कि उस समय का मध्य प्रदेश था, साथ में आके कहे कि अब हम भारत बनाएंगे? नहीं, ये तो ऑलरेडी ब्रिटिश कहा जाए तो टेरिटरी के अंडर आते थे, वे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ये एक ही चीज के हिस्सा थे। बट व्हाट वाज द डिफरेंस, ये सब हम लोगों को एक तरीके से पावर ट्रांसफर की गई थी, साथ में नहीं आए थे। अमेरिका का एग्जांपल देखते हैं। अब मैं कई सारे अलग अलग पीसेस का फॉर्मेशन कर रहा हूं, जैसे टाइम आएगा आपको सब सारी की सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगे। यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं, यूएस में 13 कॉलोनीज थी, क्रांति की, क्रांति करके इन कॉलोनीज ने कहा अब हम लोग राज्य बनेंगे, स्टेट का नाम लेंगे, 13 स्टेट्स बन गए, वाह भैया मजा आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, अब हम लोग करेंगे एक नए देश का निर्माण, हम सारे के सारे 13 राज्य साथ में आएंगे, यूनाइट होंगे, कहां पे, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब कई सारे भारतीय, जब कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये नाम उठाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उसका विरोध कैसे हुआ? इंडिया में क्या क्या अलग अलग राज्य साथ आ रहे हैं, क्या एग्रीमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो आप उसको फेडरेशन कैसे कह सकते हो? क्या नहीं कह सकते, फेडरेशन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? फेडरेशन इस वजह से नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि एक एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि सब लोग आएंगे। ये ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, यूनियन संघ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप, ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट पे देश फॉर्म नहीं हुआ है, पावर ट्रांसफर हुई है, ये टेरिटरी ड्रॉप हुई है, बट ये लोग साथ नहीं आए, ऑलरेडी ऐसा था, इस शेप में था।
क्या समझे? इसका मतलब ये है, अगर ये एग्रीमेंट के लिए साथ में नहीं आए हैं तो एग्रीमेंट से अलग भी नहीं हो सकते हैं। तो क्या पॉइंट हुआ फिर से? अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यूडीयू, अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। क्या समझे? एग्रीमेंट के थ्रू अगर ये लोग साथ नहीं आए तो एग्रीमेंट के थ्रू ये अलग भी नहीं हो सकते। सिंपल सी चीज है कि यूनियन के टुकड़े नहीं हो सकते। सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। तीन शब्द आते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। क्या समझे? कॉन्फेडरेशन मतलब बहुत ज्यादा, अब आप एक तरीके से समझिए, एक जो सेंट्रल बॉडी है उसके अंदर अलग अलग राज्य आते हैं, ठीक है। यूनियन है, अलग अलग ये स्टेट्स हैं। स्टेट्स के बाद बहुत पावर है। कह रहा है मेरा मन जो मैं करूंगा, मेरा जब मन करे तब मैं इस यूनियन से भाग जाऊंगा, मेरा जब मन करे मैं आ जाऊंगा। क्या मतलब? जो मेन बॉडी है, ऊपर की जो बॉडी है उसकी पावर बहुत कम है भैया, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, उसके बराबर है। कॉन्फेडरेशन बहुत वीक है भैया, ये काम नहीं करता। नेक्स्ट है फेडरेशन। फेडरेशन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग कानून हैं, उनका जब मन करे वो अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि उनके अलग अलग लॉस हैं, लेकिन बात यह है, बाय द डेफिनेशन यही मतलब होता है कि उनका जब मन करे वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत अंदर आए हैं तो एग्रीमेंट के तहत अलग भी हो सकते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल है तो उसमें भी यही दिक्कत थी 370 तक, क्योंकि वो वहां पे संविधान के कानून नहीं चलते थे, वहां पे क्या नहीं होता, उनका अलग झंडा था। अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात वही चीज है। वैसे ही आप देखें कि उसके टुकड़े हो गए जम्मू कश्मीर के, क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जब एक तरफ ऑफ द जम्मू कश्मीर के सेक्शन को ज्यादा फायदा मिलता था फंड्स का, तो एक तरफ जो लद्दाख था उसको फायदा नहीं मिलता। अब लद्दाख वालों को अलग फायदा मिल रहा है क्योंकि उनकी अलग सरकार है, उनका अलग सरकार कहा जाए तो फिर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी है उनको, जम्मू कश्मीर वालों की अलग। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बेस पे आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो और किसी बेस पे नहीं। तो आई होप जाके आपको ये सारी चीजें खत्म समझ में आ गई होंगी कि फेडरेशन में स्टेट की पावर भी बढ़ जाती है और यूनियन की भी पावर बढ़ जाती है। स्टेट रहेगा यूनियन के नीचे ही, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा होंगी। यूनियन में क्या हो जाता है, स्टेट को जो चिल्लाना है चिल्लाते रहो, ज्यादा चिल्लाएगा क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट्स रूल ले आएंगे, यूनियन टेरिटरी बना देंगे। क्या समझ रहे हैं? इसमें यूनियन की शक्ति ज्यादा होती है। उसका मन करे, पार्लियामेंट का मन करे इन दोनों को अलग करो, क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अलग अलग कर दिया। उसने इन दोनों को अलग अलग कर दो, बिहार झारखंड अलग अलग कर दिया। उसने कहा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कर दो, कर दिया। फिर उसने कहा कि दमन दीव और ये दादरा नगर हवेली को जोड़ दो, जोड़ दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों से आपको क्या दिख रहा है? यूनियन के पास शक्ति है, स्टेट्स के पास नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स ही हम लोगों ने क्यों चुना, यही लाइन क्यों चुनी? फेडरेशन कह देते तो लोग ये कहते कि हम तो भारत को तोड़ सकते हैं, और ये हमें पॉइंट आउट नहीं करना क्योंकि हम लोगों को कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, हम एग्रीमेंट के थ्रू साथ में नहीं आए थे। आई होप जाके आपको आखिर में ये सारी चीजें समझ आ गए होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये वाली लाइन का इस्तेमाल क्यों किया फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय। ये हो गया आपका क्लॉज 1। आई होप आपको आखिर तक आते आते यहाँ पे क्लॉज 1 की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मूव करेंगे क्लॉज 2 के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 ये कहता है, ऊपर लिखा है स्टेट्स एंड टेरिटरीज, वाह भैया। नीचे लिखा है फर्स्ट शेड्यूल। क्या मतलब? जितनी भी राज्य हैं, जितनी भी भूमियां हैं, जितना भी भारत की टेरिटरीज हैं, भारत की जो बाउंड्री है, भारत के अंदर जो लैंड आता है, वो सब किसमें है? पहली अनुसूची में क्या है, लिखित है। पहली जो लिस्ट है, हमारा जो संविधान की जो लिस्ट है लास्ट में है, दी हुई है, जिसमें आके कई सारे 7th शेड्यूल भी आ जाता है। 7th शेड्यूल में भी आप देखिए फेडरेशन ही है, हम लोग का फेडरल पॉलिटी ही है 7th शेड्यूल में, वो बताना भूला क्या, उसी का पार्ट ही है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जिसपे विधानसभाएं कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट संसद कानून बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट दोनों कानून बना सकते हैं। ये भी फेडरल पॉलिटी का ही हिस्सा है, समझे? तो आप इसमें देखेंगे कि वैसे 7th शेड्यूल भी एक लिस्ट है, किस बेस पे कानून बनाए जा सकते हैं, किसके द्वारा। पहले शेड्यूल में जगह जगह दिए हुई है कौन कौन से राज्य है, कौन कौन सी यूटीज है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। अब ये है फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। इसका क्लॉज 3 क्या आता है, ये पहले आर्टिकल ही चल रहा है, क्लॉज 3। क्लॉज 3 कह रहा है टेरिटरीज ऑफ भारत, भारत की जो टेरिटरीज है क्या क्या है भारत के अंडर। अब ये है, सबसे पहले देखिए भारत का नाम क्या है, भारत कैसे बना है, भारत में क्या क्या आता है, और भारत में क्या क्या कैसे आता है।
भारत में कैसे क्या क्या कैसे कैसे आता है, राज्यों की टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, एक्वायर्ड में ये भी आ जाता है कि आपने जीता है, एक्वायर्ड का मतलब ये भी आ जाता है आपने ऑक्यूपाई किया है, एक्वायर्ड का मतलब ये भी आ जाता है किसी ने आपको गिफ्ट किया है, एक्वायर्ड का मतलब ये भी आ जाता है किसी देश ने आपको उसकी प्रॉपर्टी दी है। फॉर एग्जाम्पल पुडुचेरी, है ना, गोवा भी उसमें एक्वायर में आ जाता है, सिक्किम भी आ जाता है एक्वायर टेरिटरी में। ये सब किसके एग्जाम्पल है, दमन दीव किसके एग्जाम्पल है, ये सब है एक्वायर टेरिटरी के, कि हम लोगों ने इसको अपने अंडर लिया है। अब वो इंटीग्रल पार्ट है भारत के, इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट है। आई होप आपको यहाँ तक आते आते जो इसके हम लोगों ने चीड़ फाड़ की है आर्टिकल 1 की, और ये तो केवल और केवल आर्टिकल 1 था। भारतीय संविधान के पार्ट 1 के 4 आर्टिकल में से अभी ये पहला आर्टिकल ही हुआ है और इसमें इतना टाइम लग गया। सेकंड पार्ट अगर आप सेकंड पार्ट अगला अपलोड होगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2, 3 और 4 को। आर्टिकल 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही हमारा नाम बताता है, यही हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या क्या आता है और हमारा क्या क्या हिस्सा है। आशा है कि आपको इस लेक्चर में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।